हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12th के लिए गद्य भाग में चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। चार्ली चैपलिन अपने समय के एक महान कलाकार थे। उनकी फिल्में समाज और राष्ट्र के लिए अनेक संदेश देती हैं। यद्यपि पिछले 75 वर्षों से चार्ली के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, परंतु अभी भी अगले 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। इसका पहला कारण तो ये है कि चार्ली के बारे में अभी कुछ ऐसी रीलें मिली हैं जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। अतः रीलों को देखकर उनका मूल्यांकन किया जाएगा, उन पर काफ़ी चर्चा होगी। इसके साथ साथ चार्ली ने भारतीय जनजीवन पर भी अपनी अमिट कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है। अभी उसका मूल्यांकन होना बाकी है। निश्चय से चार्ली एक लोकप्रिय कलाकार थे। उनकी फिल्मों ने प्रत्येक समाज तथा राष्ट्र को अत्यधिक प्रभावित किया है। अतः आने वाले 50 वर्षों तक उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा जाएगा और उनके योगदान पर चर्चा होती रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का, वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाने का अर्थ है उसे लोगों के लिए उपयोगी बनाना और फिल्मों के माध्यम से आम आदमी की अनुभूति को प्रकट करना। चार्ली से पहले की फिल्में एक विशेष वर्ग के लिए तैयार की जाती थी। इन फिल्मों की कथावस्तु भी वर्ग विशेष से संबंधित होती थी, परंतु चार्ली ने निम्न वर्ग को अपनी फिल्मों में स्थान दिया और फिल्म कला को जनसाधारण से जोड़ा। अतः यह कहना उचित होगा कि चार्ली ने फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया। वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ने से अभिप्राय है कि फिल्में किसी विशेष वर्ग या जाति के लिए नहीं बनती। फिल्म को सभी वर्गों के लोग देख सकते हैं। प्राय चार्ली से पहले फिल्में कुछ विशेष वर्ग और जातियों के लिए तैयार की जाती थी। उदाहरण के रूप में समाज के सुशिक्षित, अच्छे पढ़े लिखे लोगों के लिए कला तैयार की जाती थी। इसी प्रकार कलाकार किसी विचारधारा का समर्थन करने के रूप में समाज को विचारधारा का समर्थन करने के लिए फिल्में बनाते थे। लेकिन चार्ली ने वर्ग विशेष, वर्ण व्यवस्था की जकड़न को भंग कर दिया और आम लोगों के लिए फिल्में बनाई। यही नहीं, उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को भी अपनी फिल्मों में प्रदर्शित किया। परिणाम ये हुआ कि उनकी फिल्में पूरे विश्व में लोकप्रिय बन गई। यानी लेखक क्या कहना चाहता है कि चार्ली चैपलिन से जो पहले जो फिल्में बनाई जाती थी वो केवल अच्छे सभ्य समाज के लिए, सुशिक्षित पढ़े लिखे लोगों के लिए बनाई जाती थी, निम्न वर्ग के लोगों के लिए नहीं होती थी। इसी प्रकार जो कलाकार थे वो उसी विचारधारा का समर्थन करते थे। लेकिन चार्ली के आने के बाद उन्होंने वर्ग विशेष वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और आम लोगों की समस्याओं को अपनी फिल्मों में दिखाया। नेक्स्ट, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा है, क्यों? गांधी और नेहरू ने भी तो उनका सानिध्य चाहा। सानिध्य होता नज़दीक जाना चाहा, समीपता चाही। लेखक ने राज कपूर द्वारा बनाई गई आवारा नामक फिल्म को चार्ली का भारतीयकरण कहा। आवारा फिल्म केवल दी ट्रंप का शब्द अनुवाद नहीं है बल्कि चार्ली का भारतीयकरण है। जब आलोचकों ने राज कपूर पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने चार्ली की नकल की है तो उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। राज कपूर की श्री 420 भी इसी प्रकार की फिल्म है। आवारा और श्री 420 के बाद तो भारतीय फिल्मों में यह परंपरा चल पड़ी। यही कारण है कि दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी ने चार्ली का अनुकरण करते हुए स्वयं पर हंसने की परंपरा को बनाए रखा। चार्ली केवल अपना मजाक उड़वाते थे, अपना ही मजाक उड़ाते थे। गांधी जी भी कभी कभी चार्ली के समान स्वयं पर हंसते थे। लेखक स्वीकार करता है कि महात्मा गांधी में चार्ली चैपलिन का खासा पुट था। नेहरू और गांधी भी चार्ली के साथ रहना पसंद करते थे क्योंकि वे दोनों स्वयं पर हंसने की इस कला में निपुण थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि लेखक ने कलाकृति
और रस के संदर्भ में किसे श्रेष्ठ कर सबसे श्रेष्ठ माना है और क्यों? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहाँ पर कई रस साथ साथ आए? लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में रस को श्रेष्ठकर माना है, परंतु उनका कहना है कि कलाकृति में कुछ रसों का पाया जाना श्रेष्ठकर है। मानव जीवन में हर्ष और विषाद यानी खुशी और दुख दोनों स्थितियां रहती हैं। करुण रस का हास्य में बदल जाना एक नए रस की मांग को उत्पन्न करता है, परंतु भारतीय कला में नहीं है। ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जहाँ कई रस एक साथ आ जाते हैं। उदाहरण के रूप में बगीचे में नायक नायिका प्रेम क्रीड़ाएं कर रहे होते हैं। इस स्थिति में श्रृंगारस, लेकिन वहां पर अचानक सांप निकल आए तो श्रृंगारस के साथ भयानक रस भी, जहां डर होता वह भयानक रस। इसी प्रकार रामचरितमानस में लक्ष्मण मूर्छा के प्रसंग में राम विलाप कर रहे होते हैं तो करुणा रस, लेकिन जब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर वहां आते हैं तो वीर रस को जन्म देता है। संस्कृत तथा हिंदी साहित्य में इस प्रकार के अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं जहां एक से ज्यादा रस देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जीवन की जद्दोजहद संघर्ष ने चार्ली चैपलिन के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया? चार्ली को जीवन में लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ा। उनकी मां तलाकशुदा नारी थी। यही नहीं, वह दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री भी थी। घर में भयावह गरीबी थी। मां पागल हो गई थी। पूंजीपति वर्ग और सामंतशाही वर्ग ने चार्ली को दुत्कारा क्योंकि ये निम्न जाति से और लताड़ा। नानी की ओर से वे खाना बदोश से संबंधित थे। पिता यहूदी थे। वे इन जटिल परिस्थितियों में भी कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करते रहे। उनका चरित्र घुमंतु बन गया। इस संघर्ष के कारण उन्हें जो जीवन मूल्य मिले वे उनके करोड़पति बन जाने पर भी ज्यों के तो बने रहे। इस लंबे संघर्ष ने उनके व्यक्तित्व में त्रासदी, डर और हास्य उत्पन्न करने वाले तत्वों का मिश्रण कर दिया। चार्ली ऐसा व्यक्तित्व बना दिया जो स्वयं पर हंसता था। इसका कारण ये भी था कि चार्ली ने बड़े बड़े अमीरों, शासकों, सामंतों की सच्चाई को नजदीक से देखा। उन्होंने अपनी फिल्मों में भी उनकी गरिमामयी दशा को दिखाया और फिर उन पर लात मारकर सबको हंसाया। अगला प्रश्न देखते, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी यानी डर, करुणा और हास्य सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता? चार्ली चैपलिन की फिल्मों में त्रासदी, करुणा, हास्य का अनोखा सामंजस्य देखा जा सकता है। इस प्रकार का सामंजस्य भारतीय कला सौंदर्य शास्त्र की परिधि सीमा में नहीं आता। इसका कारण है कि भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र में कहीं पर भी करुणा रस हास्य में बदल जाना नहीं मिलता। भाई जहाँ दया हो और तुरंत हंसी आ जाए ऐसा नहीं मिलता। रामायण महाभारत में हास्य के जो उदाहरण मिले हैं वो हास्य दूसरों पर हंसने के हैं। वे पात्र दूसरों की हंसी उड़ाते हैं, अपनी नहीं। इसी प्रकार इनमें दिखाई गई करुणा दुष्टों से संबंधित है। संस्कृत नाटकों का विदूषक जो मजाक करने वाला मजाकिया जोकर होता है वो थोड़ी बहुत बदतमीजी करते दिखाया गया है। उसमें भी करुणा और हास्य का मिश्रण नहीं है जो चार्ली की फिल्मों में मिलता है। चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता था? चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर तब हंसता जब वह स्वयं को गर्व, उन्मत्त, आत्मविश्वास से लबरेज, सभ्यता, सफलता तथा संस्कृति की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ रूप दिखाता। इस स्थिति में समझ लेना चाहिए कि अब कुछ भी ऐसा होने जा रहा है कि चार्ली की सभी गरिमा और गर्व सुई चुभे गुब्बारे के समान फुस हो जाने वाली है। ऐसी स्थिति में वह स्वयं पर हंसता है। जब यूँ लगता है कि चार्ली की जो गरिमा है वो छिनने वाली है, समाप्त होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में चार्ली अपने आप पर हंसता था। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। प्रश्न समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।